वेलकम टू ऑल ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ निशो अकेडमी। आज हम क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर 4 अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर का पार्ट 3 शुरू करने जा रहे हैं। ऑलरेडी हमने पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड डिस्कस किया हुआ है और वो प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, आप वहाँ से जाके उसे चेक कर लें ताकि आपको पार्ट 3 समझने में आसानी हो। शुरू करते हैं इसे आज के टॉपिक से। वेज बाय यूरोपियन यूनियन टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। तो ऐसे कौन कौन से वेज हैं जिससे यूरोपियन यूनियन अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकता है। ठीक है, द यूरोपियन यूनियन एक्ट्स लाइक अ ह्यूज नेशन स्टेट। जैसा कि आपको पता है कि यूरोपियन यूनियन में 28 कंट्रीज़ हैं और एक बहुत बड़े स्टेट के रूप में एक्ट करता है। अगर सारी कंट्रीज़ एक साथ आ जाती हैं तो अपनी इकोनॉमिकली अपनी जीडीपी को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर सकती हैं। इट्स ऑन फ्लैग, नेशनल एंथम, स्टेबलाइज डे, करेंसी, मिलिट्री, ईडीसी। जैसे कि आपको पता होगा इसका अपना खुद का एक फ्लैग है, नेशनल एंथम भी है और खुद का एक स्टेबलाइजमेंट डे भी है। हालांकि खुद की एक करेंसी भी है, यूरो। इन्होंने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश करी थी बट ये फेल हो गए थे। बट आप एक बात देख सकते हो कि किसी यूनियन या किसी ट्रीटी के लिए अपना फ्लैग रखना, अपनी करेंसी रखना कितनी बड़ी बात है। In matters of our relation with other countries, it has largely come up with the shared foreign and the security policy. जैसे कि आपको पता है यूरोपियन नेशन खुद के लिए तो अपनी पॉलिसी बनाते हैं, साथ साथ जो इनकी पॉलिसी है हर कंट्रीज़ की वो दूसरी कंट्रीज़ के लिए भी सेम है। अगर यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन नेशन अमेरिका से या रशिया से या चीन से या इंडिया से अगर कोई ट्रेड करते हैं तो वो ट्रेड सबके लिए सेम होता है, जिससे सबों का ही बेनिफिट होता है। ऑन द यूरोपियन यूनियन फॉल और 12 गोल्ड स्टार विच सिम्बलाइज कंप्लीट इंटीग्रिटी। जैसे कि आपको पता है कि यूरोपियन यूनियन का जो फ्लैग है उस पर 12 स्टार है और ये 12 स्टार किस चीज़ को सिम्बलाइज करते हैं, उनकी यूनिटी को करते हैं, उनकी इंटीग्रिटी को करते हैं। यूनिटी एंड हार्मनी अमॉन्ग द पीपल ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो ये दिखाते हैं कि किस तरह से वहाँ के लोग हैं और किस तरह से ऑनेस्ट है अपने यूनियन को लेके और किस तरह की इंटीग्रिटी है, अपने आप को किस तरह से वो सॉवरेन मानते हैं। इन सारी चीज़ों को वो लोग डिफाइन करते हैं। फ्यूचर्स ऑफ द यूनियन। जैसे कि आपको पता है जो यूरोपियन यूनियन है काफ़ी अच्छा है, जिसके अंदर सभी जो भी नेशन है सभी एक दूसरे की हेल्प करते हैं और जिसकी वजह से इनकी जो जीडीपी है वो काफ़ी अच्छी है। इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, मिलिट्री इन्फ्लुएंस है इनका काफ़ी अच्छा है। ब्रिटेन एंड फ्रांस 550। जैसे कि आपको पता होगा कि ब्रिटेन और फ्रांस के पास कुल मिलाकर 550 न्यूक्लियर वेपन्स हैं और इस बात से पता चलता है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई नेशन जिसके पास 550 न्यूक्लियर वेपन्स हो तो वो कितना पावरफुल है। तो ब्रिटेन और फ्रांस यूरोपियन यूनियन को अलग इसलिए बना देते हैं क्योंकि इनके पास न्यूक्लियर वेपन है। इन 2005 द यूरोपियन यूनियन वॉज द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो जैसे कि आपको पता है 2005 में दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी थी ये, ठीक है। और वो इकोनॉमी कितनी थी, जीडीपी याद रखना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, समटाइम इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। वॉज मोर देन 12,000 बिलियन डॉलर्स टू द जीडीपी। देख सकते हो 12,000 अरब डॉलर इनकी जीडीपी थी, यानी बहुत बड़ी जीडीपी। जैसे कि आपको पता है कि बिफोर कोरोना वायरस के जो अमेरिका की जो जीडीपी थी वो 20 ट्रिलियन थी, इंडिया की 2.73 ट्रिलियन थी, जो अब तो बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। बट फिर भी अगर किसी कंट्री की जीडीपी इतनी बड़ी है तो वो कंट्री अपने आप में कितनी बड़ी होगी। देखो हम बार बार यहाँ पे कंट्री वर्ड यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जो नेशन है या जो यूरोपियन यूनियन है बेसिकली एक तरह की कंट्रीज़ के रूप में ही काउंट होगी, क्योंकि जो यहाँ पे एम्फेसाइज है वो ज़्यादा ब्रिटेन का है। द यूरो कोलाइडेड द यूएस डॉलर। तो जैसे कि आपको पता होगा जो अमेरिका का डॉलर है उसको काफ़ी हद तक टक्कर दी जाती है, किसकी मदद से, यूरो की मदद से। इट हैज़ अ पार्टनरशिप ऑफ मोर देन 2 times एज कम्पेयर टू अमेरिका इन द वर्ल्ड ट्रेड। तो जितना अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड में हिस्सा है उससे दुगना हिस्सा है किसका, यूरोपियन यूनियन का। तो आप देख सकते हो अमेरिका सुपर पावर है, बट अगर रियलिटी में देखा जाए यूरोपियन यूनियन एक अच्छे से अपने वर्क को देखे तो वो एक्चुअली सुपर पावर के वे में वर्क कर रही है। 2 members ऑफ द यूरोपियन यूनियन आर द परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएन, फ्रांस एंड यूके। तो कितनी बड़ी बात है कि फ्रांस और यूके जो है, यूनाइटेड किंगडम जिसे आप ब्रिटेन में कहते हो शॉर्ट, हालांकि इनके नाम में थोड़ा डिफरेंस है, कभी से डिस्कस करेंगे। यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस दोनों परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन के। द यूरोपियन यूनियन हैज़ द 550 न्यूक्लियर वेपन ऑन इट, ठीक है। तो वहाँ पे अभी हमने पिछली स्लाइड पे डिस्कस किया था कि फ्रांस और ब्रिटेन पे कितने हैं, 550 न्यूक्लियर वेपन है, और हम इसे यहाँ पे डिस्कस करें यूरोपियन यूनियन के पास टोटल 550 न्यूक्लियर वेपन है। क्योंकि क्वेश्चन घूम के आ सकता है कि यूरोपियन यूनियन के पास टोटल कितने न्यूक्लियर वेपन है, तो उसका भी आंसर 550 है
या फ्रांस और ब्रिटेन के पास कितने हैं, तो उसका भी आंसर 550 ही है। सेकंड पोजीशन इन दी स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो यूरोपियन यूनियन की सेकंड पोजीशन है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ट्राई टू फ्रेम देयर कॉन्स्टिट्यूशन 2003 बट कुड नॉट सक्सीड, जैसे कि हमने बात करा था कि यूरोपियन यूनियन ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की कोशिश करी थी बट ये फेल हो गए थे। बट कितनी बड़ी बात है कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश करी। जैसा कि आपको पता होगा श्रीलंका ने अभी 2019 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा बना डाला, पाकिस्तान तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है तोड़ देता है, नेपाल का भी कुछ यही हाल है। तो कितनी बड़ी बात है कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की कोशिश कर रहा है। यूरोपियन यूनियंस प्रॉब्लम एंड डिस्प्यूट, तो देखो ऐसा कोई यूनियन नहीं है जिसके अंदर प्रॉब्लम्स ना हो, डिस्प्यूट ना हो, बट रियलिटी ये होती है कि अगर वो ऑर्गेनाइजेशन या यूनियन अपने प्रॉब्लम्स और डिस्प्यूट को ख़त्म कर ले तो वो बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है या यूनियन माना जाता है। द इशूज रिलेटिंग टू अ इंक्लूजन of a new member such as the USSR after USSR disintegration wanted to be added to the European Union। जैसे कि देखो सबसे बड़ा इशू तो यहाँ ये दिख सकता है जब 1989 में यूरोपियन यूनियन के अंदर यूएसएसआर के जो नेशंस थे, क्योंकि यूएसएसआर का तो 1989 में डिसइंटीग्रेशन हो गया था 15 स्टेट्स में और उन्हें कोई ना कोई नेशन ज्वाइन करना था। तो जब वो ब्रिटेन की ओर आ रहे थे, यूरोपियन यूनियन की ओर आ रहे थे, तो इनके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम देखी जा रही थी। क्योंकि देखो जो यूरोपियन यूनियन है उसे खड़ा करने में जो हाथ है वो यूएसए का था अपनी मार्शल पॉलिसी से। तो कहीं ना कहीं इन्हें एक अजीब सा लग रहा था कि ये किसकी ओर जाएं, अब ये यूएसएसआर के देशों को मदद दे या ना दे, क्योंकि इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी यहाँ पे। तो ये आपस के जो नेशन से जो यूरोपियन यूनियन के 28 इनके बीच में भी ये डिस्प्यूट का मुद्दा रह गया था। नॉट ऑल कंट्रीज इज विलिंग टू वैल्यू एज द करेंसी ऑफ यूरो, तो जैसे कि आपको पता है कि जो सारी कंट्रीज थी वो यूरो को एज अ करेंसी नहीं मानती थी। उनका मानना था कि जो यूरो है एज अ करेंसी हमारे ऊपर थोपी जा रही है, इंपोज करी जा रही है, जो एक्चुअली गलत है। लैक ऑफ अ कोऑर्डिनेशन फॉर मेंबर्स कंट्रीज, तो जो मेंबर कंट्रीज थे ना उनके अंदर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन था टू सपोर्ट देयर फॉरेन पॉलिसी सच एज व्हेन अमेरिकाज अटैक ऑन इराक वाज सपोर्टेड बाय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेजर बट जर्मनी एंड फ्रांस क्रिटिसाइज्ड इट। तो जैसे कि आपको पता होगा कि 1991 में क्या हुआ था, इराक वॉर हुआ था, जिसे आप गल्फ वॉर भी कहते हो या कंप्यूटर वॉर भी कहते हो, है ना। तो जब इराक ने कुवैत पे हमला किया था तो किस तरह से अमेरिका सामने आया और अमेरिका ने कुवैत को बचाने के लिए इराक पे हमला करा। हालांकि वो हमला गलत था, आपको पता है ये बात, ऑलरेडी सेकंड चैप्टर में है ये मेंशन। तो जब ये हमला हुआ था तो जो ब्रिटेन के जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे टोनी ब्लेजर, उन्होंने कहा था नहीं नहीं यूएसए ने तो ठीक किया है, क्योंकि देखो यूरोपियन यूनियन में जो सबसे ज़्यादा फायदा है वो किसका था, ब्रिटेन का। तो उन्होंने क्या बोला कि नहीं नहीं अमेरिका ने तो बिल्कुल ठीक करा है, अमेरिका ने कुछ गलत नहीं करा। बट इस बात पे जो जर्मनी और फ्रांस थे उन्होंने क्रिटिसाइज कर दिया, उन्होंने कहा नहीं ये गलत है, क्योंकि रियलिटी में जिस मकसद के लिए यूएसए ने हमला किया था वो अनट्रू था, वो गलत था, क्योंकि इराक के पास कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं था। उन्होंने जो हमला किया था उनके खाड़ी देशों के पास जो तेल था, जो ऑयल था, उसको लेने के लिए किया था और इराक की सरकार को नुकसान पहुंचाने के लिए किया था, जिसकी वजह से जो यूरोपियन कंट्रीज हैं और जो जर्मनी और फ्रांस है इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट शुरू हो गया था। डेनमार्क एंड स्वीडन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द मॉस्ट्रिच ट्रीटी एंड द यूरो एज अ करेंसी। तो जैसे डेनमार्क और स्वीडन है वो मॉस्ट्रिच ट्रीटी को नहीं मानते और साथ ही साथ यूरो को एज अ करेंसी भी नहीं मानते। सेवरल मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन केम फ्रॉम द अमेरिकन कोलिशन। तो जैसे कि आपको पता होगा कि जो यूरोपियन यूनियन है इसमें काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स हैं वो नाटो से इंक्लूड है, वो अमेरिका के भेजे हुए हैं, जिसकी वजह से जो इसकी अकाउंटेबिलिटी है यूरोपियन यूनियन की वो काफ़ी कम हो जाती है। ब्रेक्जिट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। हालांकि अब तो यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन पूरी तरह से अलग हो चुका है, बट जब ये इशू शुरू हुआ था उस समय काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, बट ये हर साल ही आता है कहीं ना कहीं से घुमा के। ब्रेक्जिट मीन्स क्या है, प्रोसेस थ्रू विच ब्रिटेन वॉन्ट्स टू लीव यूरोपियन यूनियन एंड द पीपल ऑफ अ ब्रिटेन मेड अ डिमांड एंड इट वॉज प्लेबिसाइड सो द प्रॉब्लम ऑफ अ रिफ्यूजी कैन बी अ सॉल्व। देखो यहाँ पे एक वर्ड है प्लेबिसाइड, पहले मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ। देखो प्लेबिसाइड और रेफरेंडम हालांकि दो अलग वर्ड हैं बट कहीं ना कहीं सिमिलर है। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आपने दिल्ली में एक प्लेस देखा हो जंतर मंतर, तो जब भी हमारे यहाँ कुछ होता है तो जंतर मंतर पे लोग आते हैं, वहाँ पे आके अपनी एडवाइस को देते हैं, ओपिनियन रखते हैं, उसके बाद एक मेजोरिटी बेसिस पे किसी भी चीज़ को डिसाइड कर लिया जाता है। जैसे कि जब 2013 में केजरीवाल सरकार आम आदमी पार्टी बनाई जा रही थी तो उस समय क्या था, जंतर मंतर पे मीटिंग बुलाई जाती थी, जिससे क्या होता था, रेफरेंडम कराया जाता था, प्लेबिसाइड।
फॉर एग्जाम्पल अगर 100 में से 51 लोगों ने किसी चीज़ के लिए हाँ बोल दिया तो वो क्या है, एक तरह से मेजोरिटी है और वो काम होना चाहिए। अगर 51 ने मना करा तो वो काम नहीं होना चाहिए। इसे कहते हैं प्लेबिसाइड या रेफरेंडम। जैसे कि आप लोग आमतौर पे करते हो, 3 दोस्त हैं, 2 ने अगर कह दिया कि नहीं आज छोले भटूरे खाने हैं तो छोले भटूरे खा लोगे। अगर एक ने मना करा तो उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि सरकार तो हमारी है। तो यही है प्लेबिसाइड रेफरेंडम, ठीक है। ये जो प्लेबिसाइड है, रेफरेंडम है, ये सारे ना जहाँ पे डायरेक्ट पॉलिटिक्स होती है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो ये वो कंट्रीज है जहाँ पे लगभग पॉलिटिक्स जो है वो डायरेक्ट ही है। तो ब्रेक्जिट था क्या बेसिकली, देखो यूरोपियन यूनियन के अंदर जैसे कि आपको ऑलरेडी बताया कि ब्रिटेन एक काफ़ी पावरफुल कंट्री है और जिसकी वजह से जो ब्रिटेन की जो जीडीपी थी ना, इसे इफेक्ट पड़ रहा था। ब्रिटेन की जीडीपी को कैसे इफेक्ट पड़ रहा था, एक्चुअली ब्रिटेन काफ़ी पावरफुल कंट्री है। एंशियंट टाइम से उसने लगभग बहुत सारी कंट्रीज़ को रूल किया हुआ है, गुलाम बनाया हुआ है, तो उनके पास काफ़ी अच्छा कैपिटल है, वहाँ का लाइफस्टाइल काफ़ी अच्छा है। तो जो यूरोपियन यूनियन के बाकी कंट्रीज़ के जो लोग थे वो यूरोपियन यूनियन से उठ के ब्रिटेन में जा रहे थे, जहाँ पे ब्रिटेन में रिफ्यूजीज़ की प्रॉब्लम बढ़ रही थी। रिफ्यूजीज़ मतलब आप ये कह सकते हो वो लोग जो अपने देश में अपनी सरकार से खुश नहीं होते और दूसरे देश में चले जाते शरण लेने, हिंदी में इन्हें शरणार्थी कहा जाता है। तो बेसिकली ब्रिटेन के अंदर जो पॉपुलेशन थी वो काफ़ी बढ़ रही थी, क्योंकि बेसिकली जो ब्रिटेन की पॉपुलेशन है वो 48 लाख अराउंड है। आप अप्रोक्स मान लो तो 50 लाख, अगर 50 लाख की पॉपुलेशन 1 करोड़ हो जाए तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम आएगी उन्हें। तो जो ब्रिटेन की जो रियल पॉपुलेशन थी उनका मानना था कि एक रेफरेंडम कराया जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये प्रॉब्लम हमारे साथ और बढ़े। तो रेफरेंडम हुआ जिसके बाद उन्होंने ये कहा इसका सॉल्यूशन है कि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अब अलग हो जाए, क्योंकि हमारी जीडीपी बहुत अच्छी है, हमें यूरोपियन यूनियन की नीड नहीं है। और फाइनली ब्रिटेन जो है यूरोपियन यूनियन से अलग हो चुका है। तो आप नाम से देख सकते हो ब्रेक्जिट, ठीक है। तो बी का मतलब क्या है, ब्रिटेन, और एग्जिट का मतलब क्या होता है, बाहर होना। बी आर मतलब ब्रिटेन और एग्जिट का मतलब बाहर होना, सिंपल से टर्म में। तो जो बचे हुए टॉपिक है उसे हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंस्टाग्राम का हैंडल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और हमने इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे रखा है। और साथ ही आप इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को लिंक पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। हम व्हाट्सएप ग्रुप पे डेली करंट अफेयर भी डालते हैं।